नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप, आपका परिवार, आपके चाहने वाले, जिन्हें आप चाहते हैं, सब सकुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करेंगे एक हिंदी बुक के बारे में, लंकापति का लोकतंत्र, जो कि हमारे वन ऑफ द फेवरेट्स बोल सके ऐसे लेखक कमल उपाध्याय जी के द्वारा लिखी हुई है। इस बुक के बारे में हमें पता चला था juggernaut.com पे। बाद में जब हमारे लेखक के साथ साक्षात्कार हुआ, उन्होंने इस किताब के बारे में कई रोचक बातें हमारे साथ शेयर की। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उन्हें भी जाकर सुन सके। लंकापति का लोकतंत्र एक बहुत ही रोचक टैगलाइन के साथ हमारे सामने आती है, रावण के राम राज्य की कथा। अब सुनिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, रावण का राज्य और राम राज्य। रावण के राज्य में से बाहर निकलकर राम राज्य को लाना ही तो सतयुग का या तो फिर ईश्वर के अवतार का एक लक्ष्य था। तो फिर ये रावण का राम राज्य एक कैसी कथा हो सकती है। नेचुरली ये एक व्यंग्य ही होगा। हम इस किताब के बारे में ज्यादा बात करें उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये एक व्यंग्य है और इसे व्यंग्य की तरह ही देखें। इसमें से किसी को ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली रावण को ध्यान में रखते हुए श्री राम के आदर्शों पर चलकर किस तरह से हम अपने सांप्रत समय में चल रही राजनीति को भी सही दिशा में ले जा सके, उसके लिए एक गाइडलाइन भी हो सकती है। देखिए, व्यंग्यकारों का क्या होता है कि वो सांप्रत समय में हो रही घटनाओं पर निर्भीक होकर बोलते हैं, और शायद ये निर्भीकता ही लोकतंत्र का मूलभूत उद्देश्य है। देखिए, अगर हम किसी भी घटना को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखें तो ही हमें उसमें से एब्सोल्यूट सच है उसका अंश या पूरा सच मिल सकता है। और अगर करंट सिस्टम में कुछ भी खामियां है, कमियां है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे, तो ही हम उसे सुधारने की ओर भी आगे बढ़ पाएंगे। तो व्यंग्य को व्यंग्य की तरह ही लेना चाहिए। और जिस तरह से लेखक ने हमें साक्षात्कार में कहा था कि अगर एक व्यंग्य को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए उसको पढ़ना कुछ मायने नहीं रखता। अगर आप व्यंग्य को समझ रहे हैं और व्यंग्य आपको आहत कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो व्यंग्य सही है। चलिए हम लौट कर आते हैं सिर्फ इस किताब की ओर, देखते हैं उसके बुक कवर को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस बुक का कवर आपको रोचक लगेगा। फ्रंट में आपको रावण का एक कल्पना चित्र दिखेगा और उसके बैकग्राउंड में आपको दिखेगी भारतीय पार्लियामेंट, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे रिस्पेक्टेड प्लेस है। और इस तरह से कवर डिजाइनर ने लंकापति के कैरिकेचर को भी दिखा दिया और पीछे लोकतंत्र के सबसे मजबूत सिंबल को भी दिखा दिया। इस तरह से लंकापति का लोकतंत्र टाइटल को कवर डिजाइनर ने न्याय देने की अपनी ओर से पूरी कोशिश की। हालांकि ये कवर पेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, फिर भी सिंपल और एट्रैक्टिव इस कैटेगरी में तो जरूर आता है। चलिए एक नजर डालते हैं इस बुक के प्लॉट पर। देखिए, हम सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू या तो विहंगावलोकन ही करेंगे ताकि हम गलती से भी बहुत सारे स्पॉइलर्स आपके सामने न रख दें। हालांकि हो सकता है कि उसमें से कुछ को हम इग्नोर नहीं कर पाए हो, तो कृपया इस कंसेंट के साथ ही आप आगे सुने। रावण, लंकापति कुछ इंसिडेंट्स के चलते ये डिसाइड करता है कि भाई मुझे तो लंका में लोकतंत्र इम्प्लीमेंट करना है। और इन कारणों में से एक है कि दुनिया भर में लोगों का झुकाव डेमोक्रेसी की ओर, लोकतंत्र की ओर बढ़ता जा रहा है। और लंका को भी लोकतंत्र में कन्वर्ट करके वो एक्चुअली तो अनकाउंटेबल अमाउंट ऑफ वेल्थ को ही पाना चाहता है। लंकापति की एक अपेक्षा ये भी है कि उसकी इस महान एक्शन, लंका के राजपद से स्टेप डाउन करके लंका को लोकतंत्र में बदलने की, शायद कहीं न कहीं उन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिला दे। ये बुक कुबेर के बारे में भी बात करती है। जैसा कि आप जानते हैं, कुबेर रावण का भाई था। हालांकि रावण और कुबेर दोनों की माताएं अलग अलग थी, दोनों के पिता एक ही थे। कुबेर देवताओं का खजांची माना जाता है। कुबेर दुनिया में सबसे ज्यादा धन का स्वामी है।
वो अपने आप को हम्बल दिखाने के चक्कर में जो कोई भी उसके पास लोन लेने की एप्लीकेशन लेके आता था सभी को लोन दे देता था। रावण ने सोचा कि इस इलेक्शन में अगर मैं खड़ा रहूंगा तो इसके पीछे का जो पूरा उद्देश्य है वही मारा जाएगा। तो उसने क्या किया कि विभीषण को बोला कि भाई तुम कैंडिडेट बन जाओ। उसको यही लगा था कि अगर विभीषण जीत भी गया, क्योंकि इस इलेक्शन का रिजल्ट तो प्रेडिक्टेबल ही थे, विभीषण ही लंका का नया राजा बनेगा, और विभीषण लंका का राजा बने या नया रूलर बने या तो फिर रावण, बात तो एक ही थी। क्योंकि रावण को लगा कि विभीषण के राजा बनने के बाद भी वो वही सारे पावर एंजॉय कर पाएगा जो कि वो भी कर रहा है। जैसा कि हमने देखा है, समय के चलते राजनीति अपना रंग पकड़ती है और लोग अपना रंग बदलने लगते हैं। रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रावण को एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती थी अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, वो धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा करते करते एक समय ऐसा भी आ गया कि उसको मिलने वाला पैसा इतना कम था कि ना ही वो अपने रिसोर्सेज को मेंटेन कर पाएगा और ना ही वो जो लग्जरी लाइफस्टाइल जीता था वो जी पाएगा। तो अब रावण क्या करेगा? फिर रावण ने डिसाइड किया कि चलो मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो जाता हूँ, इस बार मैं लड़ूंगा, मैं जीतूंगा और लंका का नेक्स्ट रूलर बन जाऊंगा और फिर से वही लाइफस्टाइल, फिर से वही पुरानी जिंदगी जीने लगूंगा। आगे क्या होता है वो ये किताब एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। अब इस किताब के बारे में हमारे व्यूज एंड रिव्यूज। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ये एक व्यंग्य है और इसे व्यंग्य की तरह ही देखना चाहिए। एक बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी इस बुक में, वो इसका राइटिंग, वो बहुत ही फ्लॉलेस है। देखिए, इस बुक को पढ़ते हुए आपको रियलाइज होगा कि इसमें कई जगह ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे एडल्ट कंटेंट को रिफर करना पॉसिबल है। बहुत सारे पॉपुलर लेखक भी अपनी किताब में रखते हैं कुछ वाचकों को, कुछ पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। मेरी दृष्टि से लेखक ने इस किताब में मॉडेस्टी को मेंटेन करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत ही अच्छा है। हालांकि ये किताब कुछ सालों पहले लिखी हुई है, फिर भी ये सांप्रत समय की घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करती है। देखिए, ये किताब कोई मास्टरपीस नहीं है, परंतु अगर आप कुछ लाइट रीडिंग को खोज रहे हैं और आपको सांप्रत समय में बनी हुई घटनाओं पर बनते हुए व्यंग्य वगैरह अच्छे लगते हैं, ऐसे कार्टून्स आप देखना पसंद करते हैं, तो आप इस बुक को जरूर एडमायर करेंगे। इस किताब में कई चीजें आपको आउट ऑफ फोकस भी लग सकती है, जैसा कि इसमें दुर्योधन का रेफरेंस आता है। अब आप सोच सकते हैं कि भाई दुर्योधन तो महाभारत का कैरेक्टर है और ये बुक रामायण की बात कर रही है, प्रभु श्री राम की और रावण की बात कर रही है, तो इसमें दुर्योधन का आना कहाँ पे सांप्रत हुआ? पर एक तरह से देखा जाए तो हम ये भी सोच सकते हैं कि दुर्योधन ऐसा तो कोई नाम नहीं है कि जो सिर्फ महाभारत के समय पे ही खोजा गया। इससे पहले भी तो कई लोगों के नाम दुर्योधन हुआ करते थे या तो हुआ करते होंगे। और दूसरा कि ये एक व्यंग्य के साथ थोड़ा प्रहसन बनने की ओर भी जा रहा है, तो उसमें ऐसी छोटी मोटी चीजों को मिलाकर लेखक एक्चुअली एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस घटना को भी उस नजरिए से देखें तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक बात स्पष्ट है कि ये रामायण का रिटेलिंग नहीं है, तो हम रामायण में घटी हुई घटनाओं का यहाँ देखने की अपेक्षा भी नहीं कर सकते। व्यंग्य होने की वजह से इस बुक में बहुत सारी पंच लाइन्स आती है जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी और आपको भी शायद बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये पंच लाइन्स इतनी पावरफुल है कि शायद कोई लोग इससे हर्ट भी हो सकते हैं और कई लोग उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं और इस बुक को क्लासिक की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ऐसे ही कुछ लाइन्स मैं कोट करना चाहूंगा। जिस व्यवस्था से त्रस्त हो गए विभीषण ने चुनाव लड़ने का निश्चय किया था, अब चुनाव को जीतने के लिए वो उसी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे थे, वह भी कर्ज पर पैसे लेकर। उस समय में भी एशिया के लोगों को पश्चिम वाले कोई पुरस्कार नहीं देते थे। रावण यदि युद्ध करने नहीं जाता तो पागल गोस्वामी के न्यूज के साथ ही खाना खाता था। रावण ने बताया किस तरह उन्होंने कलयुग में घोर कलयुग देखा।
रावण ने कहा कि उस कतार में एक भी इंसान ऐसा नहीं था जो सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए आया हो। रावण के अंदर भी तो एक दानव था जो जिंदगी के हर मजे को लूटना चाहता था। शक्तिशाली व्यक्ति का सम्मान करने के अलावा लोगों के पास कोई चारा भी नहीं होता है। धर्मपत्नी ने साथ न आकर रावण को जो खुशियां दी थी, उसके बदले में रावण लिस्ट में लिखा हर सामान अपनी पत्नी के लिए ले जाना चाहता था। यदि आपके देश में तेल का कुआं है तो आपको भी अमेरिकापुर से डरना चाहिए, क्योंकि तेल अमेरिकापुर को सबसे अधिक प्रिय है। देखिए किस तरह से लेखक ने सिर्फ भारतीय पॉलिटिक्स की ही नहीं, पर दुनिया के बहुत सारे देशों की उसकी ग्रीडीनेस की बात की है। लेखक एक रोड एक्सीडेंट को भी रिफर करते हैं जिसमें एक सेलिब्रिटी गरीब लोगों पर अपना वाहन चढ़ा देते हैं और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में उसके साथ क्या होता है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट इस बुक में आपको मिलेंगे, पर इससे ज्यादा इंसिडेंट्स को रिफर करना यानी कि स्पॉयलर्स को इंक्लूड करना, जो कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उससे दूर रहे। पर इन कोट्स के चलते आपको पता चल ही गया होगा कि ये बुक आपके लिए किस तरह की राइटिंग लेकर आई है, और इस किताब को पढ़ के आपको पता चल ही जाएगा कि कमल उपाध्याय बहुत ही अच्छा लिखते हैं और आगे भी हम उसकी बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे। संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मुझे तो ये किताब बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको भी लाइट रीडिंग पसंद है, आप भी व्यंग्य को एंजॉय करते हैं और खुले दिमाग से सोच सकते हैं, खुले दिमाग से बुक पढ़ सकते हैं, तो आपको भी ये पुस्तक जरूर पसंद आएगी। इस बुक को टीम थिंकर व्यूज की ओर से हम देना चाहेंगे 10 में से 7 स्टार्स। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी ये बुक आपको? क्या विचार है आपके इस बुक के बारे में? क्या सोचते हैं आप हमारे इस बुक रिव्यू के बारे में? क्या आप इस बुक को पढ़ना चाहेंगे? क्या आप हमसे और बुक रिव्यूज हिंदी में सुनना चाहेंगे? आपका सपोर्ट, आपके सजेशंस ही तो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम आपके सामने और नई चीजें लेकर आए। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।